गुड आफ्टरनून क्लास। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स में हमने अभी तक 2 वीडियो लेक्चर कवर किए हैं। उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स देखे थे। उसमें सबसे पहले हमने देखा था हु इज़ एमएलए। ओके, एमएलए क्या होता है वो हमने जाना था। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हर एक स्टेट होते हैं, है ना, हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जस्ट लाइक पार्लियामेंट, जहाँ पे लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, सब कुछ मेजर डिस्कशंस होते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है एमएलए। ओके, फिर हमने एक शॉर्ट स्टोरी भी देखी थी, मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती थी। ओके, डिबेट हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिबेट्स होती है। ओके, हर एक एमएलए जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिगार्डिंग डिबेट्स करते हैं, मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे बताते हैं। ओके, तो हर एक एमएलए किससे बिलोंग करता है? अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। ओके, तो स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूंसी यानी क्या? स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू एरियाज़। ओके, स्टेट जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज़, और वो हर एक स्मॉल एरियाज़ जो होता है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, और वो एरिया कितने एरियाज़ होंगे पर्टिकुलर स्टेट में डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। ओके, जहाँ जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है वो उनका डिवीज़न छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। जिस किसी एरिया में मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है, ओके, तो वहाँ पे एरियाज़ का डिवीज़न थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। क्लियर। फिर लास्ट हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। ओके, एमएलएस बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, और वहाँ पे प्रेस को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स रही है सिटी के अंदर उसके सॉल्यूशन के ऊपर हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट टॉपिक के अंदर ही। सो द पीपल इन पावर लाइक चीफ मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शंस। तो जो एक्शंस लिए जाते हैं, जो लोग पावर में होते हैं, ओके, जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी तरफ से सारे एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ओके, या फिर जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज हैं उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल पास करना रहता है, ओके, तो इनके हाथ में ज़्यादा पावर होती है। जैसे कि मैंने बताया था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई भी बिल या लॉ पास करना है तो मेजॉरिटी होना चाहिए। ओके, मतलब मेजॉरिटी उस पॉइंट पे एग्री करनी चाहिए। अब सरकार किसकी बनती है? जो मेजॉरिटी एमएलए जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते हैं उनकी बनती है। ओके, मान जैसे हमने देखा था कि जो हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल लिया था हमने, 68 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ओके, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट टोटल 40 जितने बीजेपी के एमएलए सिलेक्ट हुए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वहाँ की स्टेट असेंबली जो होगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो बीजेपी के मेंबर्स ज़्यादा होंगे एमएलएज वहाँ पे। ओके, तो मेजॉरिटी उनके हाथ में ही है, तो पावर जो डिसीजन लेने का जो पावर है, ओके, वो भी उनके हाथ में ही है। ठीक है, तो एक्शन भी वो लोग ही करेंगे जो भी मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके लिए। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जिस जो भी तरीके का प्रॉब्लम चल रहा हो उसके रिगार्डिंग उसका एक डिपार्टमेंट होगा। ओके, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स पहले से डिवाइडेड होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक मिनिस्टर होता है। ओके, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का अपना एक मिनिस्टर हो जाएगा, एग्रीकल्चर का एक मिनिस्टर हो जाएगा, एक हेल्थ मिनिस्टर हो जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर हो जाएगा। ओके, तो सब लोग अपने अपने फील्ड में जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में हुआ था, बीच में तुम्हारे स्कूल्स कुछ 2-3 दिन के लिए बंद हो गए थे, तो वो क्या हुआ था? वो हाई कोर्ट ने एक डिसीजन सुना दिया था, ओके, कि स्कूल्स जो है वो फ़ीस नहीं लेंगे। क्लियर। तो वो कौन से डिपार्टमेंट का हो गया? एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो गया। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर था, ओके, उसे फिर लोगों को जवाब देना पड़ता है, पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता है कि भाई इस तरीके से हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है, तो जो सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने तो मना कर दिया कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, तो आप इस मैटर के लिए कुछ कीजिए। ओके, तो वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है उसका रोल सामने आ जाता है कि अब उसको कुछ ना कुछ स्टेप्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये जो ऑनलाइन कोचिंग सारे बंद हो गए थे, ओके, स्कूल की तरफ से उनको वापस कैसे चालू करवाना है, तो उसका कोई मीडिएशन रास्ता निकालना पड़ेगा। भाई हाई कोर्ट ने बोला है कि फ़ीस नहीं लेना है, स्कूल बोलते हैं फ़ीस नहीं देंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं ऑनलाइन, और पेरेंट्स बोलते हैं कि ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे, मतलब बच्चे एकदम डल हो जाएंगे। ओके, तो वहाँ पे किसका रोल आ जाता है? एजुकेशन मिनिस्टर का रोल आ जाता है। अगर सिटी के अंदर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर का रोल आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हर एक मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और उन्हीं को कुछ ना कुछ एक्शंस लेने रहते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जैसे हमने पूरा ब्रीफ देखा ही था, पूरा जो डिबेट था। ओके, तो जैसे एमएलए 1, 2 और 3 क्वेश्चंस कर रहे थे कि भाई गवर्नमेंट कर क्या रही है, हमारी 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 सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है
ओके, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, मेरे यहाँ पे हॉस्पिटल्स तो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। ओके, तो उनको इन सब ये जो बाकी के एमएलएस जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके, जो अपोजिशन पार्टी के क्वेश्चंस जो एमएलएस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके आंसर्स भी इन लोगों को करने रहते हैं, रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो। ओके, या फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो। Newspapers and media widely discuss the issues, so government has to respond by holding press conference. ये हमने देखा है, न्यूज़पेपर्स और मीडियाज़ जो है वो ये सारे जो भी मैटर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं। ओके, और इसलिए मीडिया को चुप करने के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करती है, ताकि क्या हो जाता है कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग आ जाते हैं, और वहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग आंसर करते हैं लोगों को। ठीक है, जो प्रेस के जो भी मीडिया के जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं वहाँ पे। ओके, जैसे कि बीच में हुआ था फेब मंथ, ये जो 2020 का जो फेब मंथ था ना, जैन एंड फेब, तो जो रूलिंग पार्टी है उसने कुछ CAA रूल जो है पास किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो इसकी वजह से बहुत सारे दंगे हुए थे दिल्ली में। ओके, लोग सड़कों पे उतर आ गए थे, इवन मुंबई में भी जो फिल्म स्टार्स है वो लोग भी आ गए थे इसका विरोध करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये CAA के रिगार्डिंग बहुत सारे दंगे वगैरह हुए दिल्ली में भी और बाकी अदर स्टेट्स में भी। ठीक है, तो अब मीडियाज़ जो है ये सारे इश्यूज़ को बहुत ही डिस्कस कर रही थी कि गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास कर दिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे दंगे हो रहे हैं। ओके, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, ओके, होम मिनिस्टर ने क्या रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, और वहाँ पे सारे ही मीडिया पर्सन्स आए थे, और उनके जो भी सवाल थे उन सभी के सवालों के जवाब जो है वो होम मिनिस्टर ने दिए थे। ओके, तो इस तरीके से होता है, मतलब कुछ भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं और कंट्री के अंदर कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो मीडिया उन सब प्रोटेस्ट को बहुत ही खुलेआम डिस्कस करती है। ठीक है, और फिर लोग जागरूक हो जाते हैं, और फिर लोगों का गवर्नमेंट पे भरोसा ना उठ जाए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारे सवालों के जवाब वहाँ पे देती है, ताकि लोगों का भरोसा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बना रहे। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। गवर्नमेंट के हाथ में डिसीजन होता है कि वो स्टेट के लिए नए लॉज वगैरह बना सकें। फॉर एग्जांपल दे कैन मेक लॉ रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, हेल्थ से रिलेटेड इशू था, डायरिया हो रहा था बिकॉज प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था। तो सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए वो लोग नए लॉज बना सकते हैं। दे कैन मेक इट कंपलसरी for municipal corporations to ensure that there are adequate toilets in every urban area। तो सैनिटेशन के रिगार्डिंग क्या नया लॉ बनाया जा सकता है कि हर अर्बन एरियाज़ में ओके एजुकेट टॉयलेट्स प्रेजेंट हो वहाँ पे। ओके, पे एंड यूज़ टॉयलेट्स जो रहते हैं वो सब जगह बनवा दिए जाए। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, जो जैसे अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जैसे सूरत का है SMC। ओके, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, SMC बहुत बार सुना होगा। ठीक है तुम लोगों ने, तो सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अगर गुजरात गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे कि हर एक एरियाज़ में जो है टॉयलेट्स होने चाहिए, ओके, तो वो लोग क्या करेंगे, हर एक एरियाज़ में पे एंड यूज़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे, बनवा देंगे, तो जिससे क्या होगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, लोग खुले में नहीं जाएंगे, प्रॉपर टॉयलेट्स में जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो मच्छर वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे, और जो बीमारियाँ होती है वो नहीं फैलेगी। थर्ड, दे मे ऑल्सो अपॉइंट हेल्थ वर्कर इन एवरी विलेज। हर एक विलेज में क्या कर सकते हैं वो लोग, एक हेल्थ वर्कर कंपलसरी अपॉइंट करना है, ऐसा एक रूल बना सकते हैं, ऐसा एक लॉ बना सकते हैं। ओके, ताकि किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ हो तो प्रॉपर वहाँ पे हेल्थ वर्कर जो है उनको दवाई वगैरह दे दे टाइम टू टाइम, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। प्रॉपर टाइम टू टाइम मेडिसिन मिल जाएंगी तो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर मतलब डेथ वाली सिचुएशन नहीं आएंगी। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, डायरिया की वजह से जो दोनों लड़कियाँ डिस्कस करती है कि भाई डायरिया की वजह से लोग मर भी रहे थे। ओके, तो वो लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि डायरिया एक छोटी सी बीमारी है, ओके, जो कि दवाइयों के द्वारा ठीक हो सकती है, लेकिन वो दवाइयाँ टाइम पे मिलनी चाहिए। अगर मेडिसिन टाइम पे नहीं मिलेगी तो फिर वो छोटी सी बीमारी जो है वो बड़ी बन सकती है। ओके, एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज इज़ डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये सारे जो एक्ट लॉज बनाने के जो कामकाज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो हमें पता है कहाँ होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होते हैं, जहाँ पे सारे MLAs होते हैं। ओके, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंट दिस लॉज। फिर जिस भी डिपार्टमेंट के लिए वो लॉ बनाया गया है, ओके, जैसे कि अगर ये थर्ड वाला लॉ पास हुआ है, मान लेते दे में ऑल्सो अपॉइंट हेल्थ वर्कर इन एवरी विलेज, तो ये कौन से डिपार्टमेंट का हो गया, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा,
हेल्थ डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ये इंश्योर करेगा कि भाई हाँ, हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया जाए। ओके, वो उसका काम हो जाएगा। क्लियर। लॉज फॉर एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। तो ये तो सारे हमने देखे, ये स्टेट के लिए लॉज बनाए जा रहे हैं। तो पूरी कंट्री के लिए हमारा जो इंडिया है, इंडिया के जो सारे लॉज बनते, पूरी कंट्री के जो लॉज बनते वो कहाँ बनते, जैसे मैंने बताया था पार्लियामेंट में बनते हैं। ओके, तो पार्लियामेंट में जो लॉज बनते हैं वो पूरी कंट्री के लिए वैलिड होते हैं। जैसे कि वो मैंने अभी एग्जांपल बताया था जस्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये लॉ कहाँ बना था, ये पार्लियामेंट में बना था पूरी कंट्री के लिए। तो पूरी कंट्री में जहाँ पे भी जिन लोगों को ये लॉ पसंद नहीं आया, ओके, तो उन लोगों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था इसके अगेंस्ट में। क्लियर। पार्लियामेंट के बारे में ऐसे देखा जाए तो हम आने वाले सालों में पढ़ेंगे, इस साल तो नहीं बल्कि आने वाले सालों में, अगले साल हम जो है ज़रूर पार्लियामेंट में किस तरीके से वर्किंग होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमपी कहते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। इन डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दस पीपल हैव द मेन अथॉरिटी। तो मेन अथॉरिटी जो है हमारे पास है, हम जो सिटीजन्स हैं, ओके, हमारी कंट्री के, तो मेन अथॉरिटी हमारे हाथ में। क्यों? क्योंकि जब वोटिंग्स होते हैं तो हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किसे वोट देंगे, और मैक्सिमम जिसे वोट मिलते हैं फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो है हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्योंकि हम लोग अपने अपने कामकाज में बिजी है। ठीक है, हम लोग तो जहाँ पे मेंबर, मतलब हम लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके डिबेट्स तो कर नहीं सकते हैं। ओके, हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। जैसे कि तुमने सोसाइटीज़ में देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में, हर एक सोसाइटी में अपना अपना एक प्रेसिडेंट होता है। मतलब मान लेते हैं अगर 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, ओके, तो तुम्हारी बिल्डिंग का कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट होगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो अपने डैडी से पूछना, ओके, कि हमारी बिल्डिंग का प्रेसिडेंट कौन है, या फिर हमारी सोसाइटी का। अगर मान लें 2-3 बिल्डिंग्स है एक सोसाइटी में, तो हो सकता है कोई कॉमन प्रेसिडेंट हो, या फिर हो सकता है तीनों बिल्डिंग्स के अलग अलग प्रेसिडेंट हो। ओके, तो वो तुम लोग पूछना। ओके, तो वहाँ यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारे बिल्डिंग में तुम्हारा कोई एक प्रेसिडेंट है जो कि बिल्डिंग के जो भी काम्स होते हैं, मेंटेनेंस वगैरह हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी वगैरह देना हो गया, ओके, लिफ्टमैन को सैलरी देना हो गया। तो ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं ना बिल्डिंग के, क्लियर, तो वो सब कौन देखेगा, वो प्रेसिडेंट देखेगा। तो जो तुम्हारा जो बिल्डिंग है उसका प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट कौन है, वो तुम्हारे बिल्डिंग में से सभी मेंबर्स में, है ना, मतलब सभी मेंबर्स ने मतलब समझौता किया, मतलब इलेक्शन किया या वोटिंग जो भी करके, ओके, आपस में ये डिसाइड किया कि भाई ये जो पर्टिकुलर रामलाल भाई जी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, या फिर श्यामलाल भाई जो है वो हमारे बिल्डिंग के प्रेसिडेंट होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से बिल्डिंग के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। वो क्या होता है, उन तुम्हारे सभी जो बिल्डिंग में रहते हैं उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, सभी की तरफ से वो एक जना ही काम करता है। ओके, और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सोसाइटी में मीटिंग्स होती है, वहाँ डिस्कशन होता है उसके रिगार्डिंग, पार्किंग रिलेटेड इशू है, या फिर जो जो भी गार्बेज रिलेटेड इशू है, जो भी इशू रहता है वो वहाँ डिस्कस होता है, और एक वहाँ पे एक डिसीजन लिया जाता है। ओके, और डिसीजन अप्रूव कौन करता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो। तो सेम सेम हम बोल सकते हैं ना, जो सोसाइटी है हमारी, ओके, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हो गया, फिर बाकी के जो मेंबर्स हो गए, सोसाइटी मेंबर्स, बिल्डिंग के मेंबर्स हो गए, ओके, वो एक स्मॉल गवर्नमेंट का फॉर्म एक ले लो। ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स से पूछो कि जो हमारी बिल्डिंग का जो प्रेसिडेंट है वो क्या क्या काम करता है और किस तरीके से वर्क होता है। तो सेम कुछ इसी टाइप का सिमिलर वे में जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो वर्क करती है, और सिमिलर वे में जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है। हाँ, हालांकि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे सोसाइटी का एक डिपार्टमेंट हो गया सिक्योरिटी गार्ड, तो जैसे जो मेन हमारी कंट्री है उसका डिपार्टमेंट हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर। ओके, सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, तुम्हारे सोसाइटी की रखवाली करता है, तो डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है, पूरी कंट्री की रखवाली का कामकाज देखता है। क्लियर। सेम सिमिलर टाइप से इसी टाइप का कुछ। रूलिंग पार्टी मेंबर्स फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। हमने देखा जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो रूलिंग पार्टी बन जाती है। ओके, और उसी के जो उसमें से ही कुछ मेंबर्स को जो है मिनिस्टर्स बनाया जाता है। हेल्थ मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बजट निकालेगा हर साल। ओके, मिनिस्टर्स आर इंचार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो हर एक मिनिस्टर को अपना अपना एक डिपार्टमेंट मिलेगा और वो उनके इंचार्ज होंगे। ओके, उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, कुछ भी गलत होता है या फिर कुछ भी प्रॉपर वर्क नहीं होता है उनके डिपार्टमेंट में अगर, तो वर्क डन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एक इंपॉर्टेंट है, जो भी कामकाज किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा तो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली से। ओके, मान लेते हैं हेल्थ मिनिस्टर ने एक मस्त बढ़िया सा प्लान तैयार किया कि मैं हर एक स्टेट में, है ना, हाँ, मतलब हर एक सिटी के अंदर, मान लेते सिटी मेरा ऐसा है
तो मैं हर एक सिटी के कॉर्नर में एक एक हॉस्पिटल बना दूंगा, ताकि लोग जो है हर एक हॉस्पिटल में आसानी से रीच कर सके। तो हॉस्पिटल बनाने का उसने डिसीजन तो बढ़िया बनाया, प्लानिंग तो एकदम बढ़िया है। अब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? रोकड़ा चाहिए, पैसा, है ना? कि 4 हॉस्पिटल बनेंगे तो कितना खर्चा आएगा, वहाँ पे कितने डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे, कितनी नर्सिस रखनी पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्लानिंग तो अच्छा किया है ना, अपने सिटी के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मस्त बढ़िया सा प्लान बनाया, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट ही तो अप्रूव करेगी। तो ये जो प्लान उसने किया है, ये प्लान अप्रूव कराना पड़ेगा, है ना? प्लान पहले अप्रूव कराना पड़ेगा, किसके थ्रू? जो सारे बाकी के जो सारे मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके थ्रू। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के हमने देखिए 68 मेंबर्स होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ओके, तो मान लेते किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये प्लान तैयार किया, तो यहाँ पे 68 में से उसको फिर वहाँ वोटिंग करेंगे। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी हाँ वोट होते हैं। फिर वहाँ पे जब मेजोरिटी वोट गिरते हैं येस के फॉर्म में, तो फिर ये प्लानिंग अप्रूव होता है, फिर इसको बजट पास होता है, उसको पैसा मिलता है इस मिनिस्टर को, ताकि वो ये सारा पैसा जो है इसमें लगा सके बिना करप्शन किए। उसने जो प्लानिंग बताया था उस प्लानिंग के लिए वो पूरा पैसा जो है वहाँ पे खर्च करे। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं प्रॉपर, और फिर उसका अप्रूवल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही होता है। और अप्रूवल कौन करते हैं? जो सारे मेंबर्स होते हैं वो सारे मिलके उसका अप्रूवल करते हैं। ओके। ओके, अब बारी है कुछ पिक्चर्स देखने की। ये सबसे पहला पिक्चर देखो, ये कौन सा है? ये इंडियन पार्लियामेंट का पिक्चर है। ये उसके अंदर का पिक्चर है। देखो पार्लियामेंट में इस तरीके से सारी पैरेलल डेस्क होती है, सब लोग बैठते हैं। यहाँ देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। यहाँ पे ये राजनाथ सिंह है या अमित शाह है। ठीक है, सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो सारे बैठे रहते हैं यहीं पे। और ये एक स्पीकर रहता है जो कि इन सबकी हियरिंग सुनता है। ये प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया है, किस तरीके से लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि ये एक पिक्चर है प्रोटेस्ट का। सेकंड पिक्चर में शो कर रहा हूँ। ये देख लो, ये जो मैंने अभी बताया था सीएए का जो प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में, जो फैब या फिर जैन एंड फैब मंथ के दौरान। ओके, तो ये है, लिखा है ना, देखो इस तरीके से सब ये लेके जाते हैं, नो सीएए, यह काला कानून वापस लो। इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सब लोग आते हैं और नारेबाजी वगैरह करते हैं। ये देखो यहाँ तो इतने सारे ये इन्होंने पोस्ट कार्ड्स बनाए हैं। रेडी टू डाई बट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सीएए, रिजेक्ट सीएए एंड एनआरसी। ओके, सब इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और जब लोग इतना प्रोटेस्ट करते हैं तो मीडिया जो है खुलेआम ये सारी चीजें पूरे लोगों को दिखाती है। मतलब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है फिर भी गुजरात में सभी लोगों को पता है, क्यों? क्योंकि मीडिया दिखाती है ये सब। जब प्रोटेस्ट इतने लार्ज स्केल पे होता है तो फिर क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या बुलाती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, और वहां पे फिर मीडिया वालों को सारे आंसर्स देती है। मीडिया वाले सारे लोग जो है अपने अपने माइक इस तरीके से यहाँ रख देते हैं। ओके, और वहां से सवाल पूछते हैं और यहाँ पे ये लोग जवाब देते हैं। डेंगू के रिलेटेड, ओके, तो डेंगू के रिलेटेड हमें वॉलपेपर प्रोजेक्ट बनाना है। So after introducing the topic and having a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups. The groups discuss the issues and decides what it would like to include in the wallpaper. तो different different groups में बच्चों को divide कर दिया जाता है और टॉपिक दे दिया जाता है डेंगू। तो सभी जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में मतलब 4 या 5 बच्चे होंगे। ओके, तो वो सारे डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करने वाले, कौन कौन सी चीजें नहीं करेंगे। तो पहले तो डिस्कशन होता है, ब्रीफ डिस्कशन, कि हम डेंगू के रिलेटेड हमें वॉलपेपर बनाना है। ओके, तो हम क्या क्या उसमें इंक्लूड कर, क्या हम डेंगू किस कारण होता है वो बताएंगे। ओके, डेंगू से बचने के इलाज क्या क्या है, और डेंगू जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब इस तरीके की सारी चीजें हम वहाँ पे मतलब बच्चे डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्या सभी सभी लोग जब ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो
सब लोग अपना अपना जो नॉलेज होता है नॉलेज शेयर करते हैं, ओके, तो सभी को सारी चीजें फिर पता चल जाती है। Children then work individually on it or in pairs to read the collected material and write their observation or experiences. They can do this through creating stories, poems, case studies, interviews, etc. The group looks at the material that they have selected, drawn on, or written. They read each other's writing and provide feedback to each other. They make decisions on what should be included and finalize the layout for the wallpaper. फिर क्या होता है, एक चार्ट पेपर ले आते हैं और सभी ने अपना अपना मतलब ग्रुप में सभी ने अपने अपने ब्रीफ रिसर्च किया रहता है, तो सभी कुछ ना कुछ लिख के लाते हैं। तो कौन लिखेगा वो भी डिसाइड हो जाता है, किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, और कौन सा कंटेंट हम इसमें लिखेंगे वो भी डिसाइड हो जाता है, किसका कंटेंट सबसे बढ़िया है। Each group then presents the wallpaper to the entire class. It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work. After each group has presented, it would be a good idea to have a feedback session on the following. What more could they do on their own? How could their work be organized better? How could writing and presentation be improved upon? तो क्या होता है, एक बार सभी के वॉलपेपर्स बन जाते हैं तो सभी के वॉलपेपर्स जो है क्लासरूम में डिस्कस होते हैं। तो हर एक ग्रुप में से दो दो बच्चे आते हैं, अपना वॉलपेपर शो करते हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की उसके बारे में वहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन देते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो, टीचर यहाँ खड़ी है और जैसे ये पर्टिकुलर ग्रुप से ये दोनों बच्चे वॉलपेपर को होल्ड कर रहे हैं और ये जो आगे वाला है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की है। और फिर इसके रिगार्डिंग फीडबैक भी लिया जाता है कि इस वॉलपेपर को और कितने अच्छे से क्रिएटिव तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, फिर फाइनली जब सभी के वॉलपेपर्स हो जाते हैं तो जो बेस्ट होता है फिर वो नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। ओके, दिस वॉलपेपर अबाउट द 2006 डेंगू एपिडेमिक वाज प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6B ऑफ केंद्र विद्यालय टू हिंडन गाजियाबाद यूपी। तो ठीक है, कोई एक स्कूल है यूपी में, उसके यहाँ पे डेंगू टॉपिक दिया गया था। ओके, तो उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट ने यहाँ पे उसका वॉलपेपर बनाया है। तो यहाँ पे सब ज्यादातर इमेज मतलब जो भी रिटर्न वर्क है वो ज्यादा हम देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे मैप दिया गया है कि कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में कितने ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं डेंगू की वजह से, इस तरीके से। ओके, तो फिलहाल तो हमारी स्कूल सारी ऑनलाइन चल रही है, तो अगर ऑफलाइन चल रही होती तो शायद ये एक्टिविटी तुम्हारे स्कूल में ये चीज करवाई जाती कि वॉलपेपर कैसे बनाना है इस चैप्टर में। ओके, तो वॉलपेपर के रिलेटेड जो खाली फर्स्ट वाला जो स्लाइड था, वॉलपेपर क्या होता है, वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या होता है, वो खाली तुम्हें नोटबुक में लिखना है। ये जो पूरा हमने खाली ब्रीफ देखा, एक ये खाली समझने के लिए है कि वॉलपेपर प्रोजेक्ट में मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। मतलब पहले टीचर पूरी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, सारे ग्रुप्स में बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं हम कौन सी चीज इंक्लूड करेंगे कौन सी नहीं करेंगे। सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो भी अपना अपना जो रिसर्च किया रहता है सारी डिटेल्स लेके आते हैं, चार्ट पेपर रहता है, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। ओके, मतलब मान लेते हैं कि 50 चीजें कलेक्ट की है तो चार्ट पेपर के अंदर 20 ही हम इंक्लूड करेंगे, तो कौन सी 20 हम इंक्लूड करेंगे वो सिलेक्ट की जाती है। एंड देन वॉलपेपर एक बार तैयार हो जाता है तो फिर पूरी क्लास के सामने हम उसको प्रेजेंट भी करते हैं। ओके, और प्रेजेंट करने के बाद फीडबैक वगैरह लेते हैं ताकि कुछ चेंजेस और क्या चेंजेस हो सकते थे जिससे कि हमारा वॉलपेपर और भी अच्छा बन सकता था। ओके, तो बस यहाँ तक हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो हम उम्मीद है सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी, एमएलए क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है। ओके, देन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा तो क्वेश्चन आंसर तुम लोग नोटबुक में जरूर कॉपी कर देना। अब हमने ये चैप्टर कर ही लिया है तो थोड़ा जीके पे भी वर्क कर लेते हैं। ओके, तो जैसे सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ओके, सूरत से कौन कौन से मेंबर्स है जो पार्लियामेंट में और कौन कौन से मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में ये तीन नाम है, दर्शरामेन जरदोश, फिर ये सीआर पाटिल जिनको कहते हैं। ठीक है, सीआर पाटिल, इनके इमेजेस अभी तुमने बहुत देखे होंगे बैनर्स में, क्योंकि इनको जो है बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है पूरे गुजरात का। और दूसरे प्रभुभाई वासवा, ये तीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। फिर ये सारे जो है एमएलएस की लिस्ट है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सूरत के कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइडेड है, सूरत बहुत सारे एरियाज में डिवाइडेड है। ओल्ड पार्ट से श्री मुकेश भाई पटेल है, फिर कामरेज से श्री वीडी जलावाडिया, फिर पूरव, पूरव यानी क्या हुआ, ईस्ट, सूरत ईस्ट। ओके, सूरत मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे जोन्स में भी डिवाइडेड है। तो ईस्ट से है श्री अरविंद भाई राणा, फिर उत्तर, उत्तर यानी नॉर्थ, श्री कांति भाई बलार। नेक्स्ट वराछा जोन से श्री किशोर भाई है, फिर करंज से श्री प्रवीण भाई है एमएलए। लिम्बायत जोन से सिया संगीता बेन पाटिल, फिर उधना जोन से श्री विवेक भाई पटेल। मजूरा, मजूरा से श्री हर्ष सांघवी, फिर कतरगाम श्री विनोद भाई मोरडिया। फिर पश्चिम, पश्चिम यानी साउथ,
तो श्री पुरेश भाई, और 84 जो है वहां से श्री जंखना बेन पटेल। ये सारे जो है एमएलएज है। टोटल हमने यहाँ 12 एमएलएज देख लिए सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ओके, और टोटल 3 जो है मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज, और ये सारे एमएलएज थे। ये खाली जीके के लिए, तुम चाहे तो नोट कर सकते हो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ओके, शायद तुम पूछो अपने पेरेंट्स में से, उनको पता है कि एमएलएज और एमपीज कौन कौन है सूरत से, पूछ के देखो।